हाँ, तो मनुष्य का श्वसन तंत्र है, उसका अध्ययन करेंगे अपन। मनुष्य के श्वसन तंत्र में क्या है, नासिका है, श्वसन मार्ग है, इसके अलावा अपन कंठ है, इसके अलावा अपन फेफड़े हैं, वायु कूपिका है, उन सब का अध्ययन करेंगे मनुष्य के श्वसन तंत्र में। मनुष्य का श्वसन तंत्र उसकी अपन सामान्य जानकारी देंगे। इसमें जो भी छोटे बड़े सवाल आते हैं उन सवालों का अपन अध्ययन करेंगे। जैसे नाक में सूंघने का काम कौन करता है, सिनेडियन उपला करती हैं, वो ग्राणग्राही होती हैं। नासिका के बीच में ये उपास्थि है, इस उपास्थि का अपन अध्ययन करेंगे। तो कई ऐसे टॉपिक है जिनका अपन इसके अंदर अध्ययन करेंगे। जैसे नासिका के अंदर कौन सी उपास्थि हैं, नाक है उसका वो मार्ग चक्राधार क्यों होता है, ये सब अपन इसके अंदर अध्ययन करेंगे नासिका के अंदर। तो अपन इसको अब पढ़ना शुरू करते हैं। मनुष्य का श्वसन मार्ग, मनुष्य का श्वसन मार्ग। मनुष्य के श्वसन तंत्र के अंदर श्वसन मार्ग है, उस श्वसन मार्ग में सबसे पहले है नासिका। नासिका के बारे में आपको बताएंगे कि नासिका होती है, नोज होती है, उसका अध्ययन कराएंगे। फिर उसके बाद मनुष्य के अंदर क्या है, जो श्वास नली है, उस श्वास नली का अध्ययन करेंगे। और आखिर में क्या है, जो फेफड़े हैं, उन फेफड़ों का अध्ययन करेंगे। तो अपन 3 टॉपिक पढ़ेंगे इसके अंदर। नासिका, जिसको अपन नोज के नाम से जानते हैं, ट्रैकिया, श्वास नली को कहते हैं, और फिर उसके बाद में लंग्स है। इसमें जो सबसे मेन मुख्य श्वसन अंग है उसका नाम होता है फेफड़े। जो मुख्य श्वसन अंग है उसका नाम आपको बताना है फेफड़े, ठीक है। अब अपन क्या है, एक एक चीज को लेंगे। नासिका के बारे में आपको बताना है, ये बाह्य नासा छिद्र द्वारा बाहर की ओर खुलती है। ये बाह्य नासा छिद्र द्वारा क्या होगी, बाहर की ओर खुलती है। नासिका बाह्य नासा छिद्र द्वारा बाहर की ओर खुलती है। इसमें सबसे पहले रोम पाए जाते हैं, छोटे छोटे ऐसे बाल पाए जाते हैं जिनको अपन कहते हैं रोम। क्या कहते हैं, रोम कहते हैं। ये रोम क्या करते हैं, वायु को फिल्टर करने का काम करते हैं। वायु होती है उसको छानते हैं। तो नासिका में सबसे पहले पाए जाते हैं रोम। ये रोम क्या करते हैं, जो बाल होते हैं छोटे छोटे, ये हवा को छानते हैं, एक छन्नी का काम करते हैं। हवा के अंदर कोई सूक्ष्म जीव है, हवा के अंदर कोई धुआं है, हवा के अंदर कोई धूल के कण है, उन सबको ये छानने का काम करते हैं। फिर इसके पीछे होती है श्लेष्मा उपकला। इसके ठीक पीछे पाई जाती है श्लेष्मा उपकला। ये श्लेष्मा उपकला श्लेष्मा का स्त्रावण करती है। श्लेष्मा उपकला किसका स्त्रावण करती है, श्लेष्मा का स्त्रावण करती है। फिर उसके पीछे होती है विशेष प्रकार की उपकला, जिसको कहते हैं ग्राणग्राही उपकला। ग्राणग्राही उपकला, तो इसके पीछे कौन सी उपकला है, ये ग्राणग्राही उपकला है। ये इस उपकला का नाम होता है सिनिडेरियन उपकला। इसको कहते हैं सिनिडेरियन उपकला। ये सूंघने का काम करती हैं, ठीक है। जब जुकाम होता है, इसकी उपकला है, इस उपकला में सूजन आ जाती है, जिसके कारण अपन को गंध ज्ञान नहीं होता है। तो आपसे पूछा पहले क्या है, पहले है रोम, छोटे छोटे रोम है, ये हवा को फिल्टर करते हैं, हवा को छानते हैं। अब इसमें से भी कोई सूक्ष्म जीव, कुछ व्यक्ति क्या करते हैं, ये रोम होते हैं, इन रोमों की सहायता से हानिकारक जीवाणुओं से बच जाते हैं। फिर इसके पीछे पाई जाती है श्लेष्मा उपकला। श्लेष्मा उपकला से श्लेष्मा निकलता है। ये श्लेष्मा भी क्या करता है, चिपका लेता है धुएं को, धूल को और हानिकारक जीवाणुओं को चिपका लेता है ये श्लेष्मा, और सुरक्षा प्रदान करता है। इसके पीछे पाई जाती है ग्राण उपकला, जो सूंघने का काम करती है। अब नासिका के बीच में ये एक विशेष प्रकार की उपास्थि है, जो नासिका को 2 नासा वेश में बांटती है। नासिका को 2 नासा वेश में बांटती है। तो नासिका वो 2 नेजल चैम्बर में बढ़ जाता है, इधर वाला चैम्बर, इधर वाला चैम्बर। ये नासिका के बीच में है नासापट। नासिका के बीच में क्या है, नासापट है। ये नासापट होता है, ये नासिका को 2 नासावेश में बांटता है। ये जो नासापट है, इस नासापट में एक उपास्थि होती है, मीसेंथेमोइड उपास्थि, मीसेंथेमोइड उपास्थि। तो अपने को ध्यान रखना है, इसमें एक उपास्थि है जिसका नाम है मीसेंथेमोइड उपास्थि। नासिका के बीच में एक पट है जो मीसेंथेमोइड उपास्थि का बना हुआ है, मीसेंथेमोइड उपास्थि का बना हुआ, ये अपने को ध्यान रखना है। ये कौन सी उपास्थि का बना, ये क्वेश्चन आता है परीक्षा के अंदर। ये नासिका बीच में एक नासापट है, ये उपास्थि का बना होता है। उपास्थि लचीली और कोमल होती है। इस उपास्थि का नाम है मीसेंथेमोइड। अब ये नासा मार्ग एक्चुअल में क्या होता है, चक्रादार होता है। ये नासा मार्ग चक्रादार होता है। ये इस तरह से, ये चक्रादार होता है अंदर से। ये चक्रादार यूं होता है ताकि ये एक सीधी जगह है,
वहाँ तो हवा आराम से जा सकती है, लेकिन ये किस तरह से घुमावदार है तो वहाँ हवा क्या होगी, रुकेगी। क्या होगी, रुकेगी। और हवा धीरे धीरे जाएगी तो हवा का तापमान, अगर हवा गर्म है तो ठंडी हो जाएगी, ठंडी है तो गर्म हो जाएगी। वायु का तापमान शरीर के तापमान के अनुसार चेंज हो जाएगा। तो ये नासिका मार्ग वो चक्रादार होता है, नासिका मार्ग चक्रादार होता है। जो नासिका होती है उसका मार्ग चक्रादार होता है। उसका कारण उसमें क्या है, उसमें टर्बाइनल अस्थियां हैं। उसमें कौन सी अस्थियां हैं, टर्बाइनल अस्थियां होती हैं। अब सवाल आता है कि नासिका मार्ग चक्रादार है, उसमें कौन कौन सी टर्बाइनल अस्थियां होती हैं। तो अपने को याद रखना है, सबसे पहली है नेजल, जिसको नेसल भी कहते हैं। दूसरी है प्री मैक्सिला, दूसरी है प्री मैक्सिला, प्री मैक्सिला। तीसरी है मैक्सिला और चौथी है एथेमोइड। तो चार इसमें क्या होती हैं, अस्थियां पाई जाती हैं। प्री मैक्सिला, मैक्सिला, नेजल और एथेमोइड, चार अस्थियों के कारण नासिका मार्ग चक्रादार होता है। ये सवाल इंपॉर्टेंट है, ये सवाल परीक्षा में आने लायक है कि नासिका मार्ग में कौन कौन सी, नासिका मार्ग में कौन कौन सी अस्थियां होती हैं। एक होती है टर्बाइनल अस्थि, चार टर्बाइनल अस्थियां होती हैं जिसके कारण नासिका मार्ग चक्रादार होता है। ये जो अंदर दिख रहा है आपको यहाँ तो सीधा है, ऊपर जाते हैं तो क्या होता है, नासिका मार्ग थोड़ा चक्रादार होता है। नेजल, प्री मैक्सिला, मैक्सिला, एथेमोइड, ये हड्डियों के नाम याद रखने हैं जिसके कारण नासिका मार्ग चक्रादार है। नेजल है, प्री मैक्सिला है, मैक्सिला है और एथेमोइड है। इसके कारण क्या होता है, नासिका मार्ग चक्रादार होता है। इन अस्थियों के नाम याद रखने, तो सबसे पहले रोम है, फिर उसके बाद में श्लेष्मा उपकला है। श्लेष्मा उपकला ग्रंथिल होती है, इससे श्लेष्मा निकलता है। इसके पीछे एक ग्रांड ड्राई उपकला है, सिंडिकेट उपकला, जो सूंघने का काम करती है। ये सवाल भी इंपॉर्टेंट है। नासिका के नीचे एक पट है जो उपास्थि का बना हुआ है, उस उपास्थि का नाम भी इंपॉर्टेंट है, मेसेंथेमोइड उपास्थि। तो ये अपने को इसमें नासिका में ध्यान रखना है कि नासिका में क्या क्या होता है। नासिका है, उस नासिका के कुछ कार्य बताते हैं। सबसे पहला काम है वायु के तापमान को शरीर के तापमान के अनुसार बदलना। वायु के तापमान है उसको शरीर के तापमान के अनुसार परिवर्तित करना। नासिका का काम होता है वायु के तापमान को शरीर के तापमान के अनुसार परिवर्तित करना। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा काम होता है नासिका का। नासिका क्या करती है, वायु है उसको छानने का कार्य करती है, यानी वायु को फिल्टर करने का काम करती है। तीसरा काम होता है नासिका का सूंघने का। जो नासिका होती है वो सूंघने में सहायता करती है। तो इस तरह से नासिका का सबसे पहला काम है, जैसे गर्म हवा है उसको ठंडी करना, ठंडी हवा है उसको गर्म करना। इसके अलावा वायु छानना, वायु में धूल के कण हैं, वायु में किसी प्रकार के धुएं के कण हैं, वायु में किसी प्रकार के सूक्ष्म जीव हैं। तो इस तरह से ये शरीर को क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है इन सूक्ष्म जीवों से, धुएं से, धूल के कण से। इसके अलावा सूंघने में भी क्या है, नासिका काम आती है। अब अपन ये नासिका है, ये नासिका बाह्य नासा छिद्र द्वारा क्या होती है, बाहर खुलती हैं, और ये अंतःनासा छिद्र द्वारा नासा ग्रसनी में खुलती हैं। ये अंदर जाकर क्या होती हैं, अंतःनासा छिद्र द्वारा, अंतःनासा छिद्र द्वारा ये क्या खुलती हैं, अंतःनासा छिद्र द्वारा नासा ग्रसनी में खुलती हैं। ये जो ग्रसनी है उस ग्रसनी के अंदर खुलती हैं, उसका नाम होता है नासा ग्रसनी। ये नासा ग्रसनी में खुलती हैं। अब ये नासा ग्रसनी आगे क्या होती है, श्वास नली में खुलती हैं। ये इस तरह से श्वास नली है, उस श्वास नली में खुलती हैं, और श्वास नली के पीछे ये भोजन की नली है। तो अपन भोजन को ग्रहण करते हैं, या जैसे मुंह से भोजन को ग्रहण किया, फिर भोजन आता है, वो आता है मुख गुहा में, मुख गुहा से भोजन है वो आता है इस नासा ग्रसनी में। नासा ग्रसनी से भोजन होता है, वो भोजन की श्वास, ये श्वास नली में नहीं जाता है, भोजन नली में जाता है, ग्रास नली में। अब यहाँ पे सवाल बनता है, ये हवा इधर से आ रही है और भोजन इधर से जा रहा है। हवा इधर से आ रही है तो ये श्वास का जो पथ है और भोजन का जो पथ है वो क्रॉस पथ होते हैं। अब भोजन श्वास नली में क्यों नहीं जाता है, तो श्वास नली के ऊपर एक ढक्कन होता है, श्वास नली के ऊपर एक ढक्कन होता है जिसका नाम है एपिग्लोटिस। श्वास नली के ऊपर एक ढक्कन होता है जिसका नाम होता है एपिग्लोटिस। ये एपिग्लोटिस क्या करता है, भोजन को किसके अंदर जाने से रोकता है, श्वास नली के अंदर जाने से रोकता है। तो ये एपिग्लोटिस ढक्कन पाया जाता है जो उपास्थि का बना हुआ है,
ये श्वास नली के ऊपर होता है। ये अपन जब बोलते हैं, हवा निकलती है मुंह से, तब ये खुलता है, बाकी ये बंद रहता है। जैसे ही आप बोले ये ढक्कन ऊपर हो गया, जैसे ही आप नहीं बोले ये ढक्कन बंद हो गया। तो खाना खाते समय बोलना क्यों नहीं चाहिए? खाना खाते समय अगर आप बोलोगे हवा बाहर आएगी और ये ढक्कन यूं खुल जाएगा, भोजन किस में चला जाएगा? श्वास नली के अंदर चला जाएगा और अपने को खांसी स्टार्ट हो जाएगी। तो अपने को ध्यान रखना है कि खाना खाते टाइम क्या है, कभी भी बोलना नहीं है। बोले तो हवा बाहर आएगी, हवा बाहर आते ही ये ढक्कन ऊपर होगा और भोजन किस में चला जाएगा? भोजन चला जाएगा श्वास नली के अंदर। ये भोजन आगे ग्रास नली में नहीं जाकर श्वास नली में जाएगा। अब अपने को पानी पीते समय हंसना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हंसेंगे तो नाक से पानी बाहर आ जाएगा, क्योंकि अंतःनासा छिद्र है। यहाँ पर एक पेशीय संरचना होती है अलजीवा, यहाँ एक पेशीय संरचना होती है अलजीवा, जिसको अलवा कहते हैं। ये क्या करती हैं? भोजन को वापस नाक में जाने से रोकती हैं और पानी को नाक में जाने से रोकती हैं। तो अलजीवा क्या करती हैं? एक पेशीय संरचना होती है जो वापस पानी को नाक से आने से बाहर रोकती है। तो आप अगर पानी पी रहे हो, उस समय आपको किसी ने हंसा दिया, तो आपका पानी नाक से बाहर आ जाएगा। इसका कारण है कि आप जब हंसोगे तो अलजीवा पीछे खिसकेगी और अलजीवा पीछे खिसकते ही पानी आना वो शुरू हो जाएगा नाक से। तो इस तरह से अपने को ध्यान रखना है। दो संरचनाएं हैं। अलजीवा तो किसके ऊपर पाई जाती है? अंतःनासा छिद्र के ऊपर। अलजीवा कहाँ पाई जाती है? अंतःनासा छिद्र के ऊपर। और ये जो एपिग्लोटिस है वो किसके ऊपर पाया जाता है? श्वास नली के ऊपर। तो ये नासिका पूरा हो गया। अब अपन श्वास नली का अध्ययन करेंगे। हाँ, तो अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे श्वास नली। श्वास नली को अपन क्या कहते हैं? ट्रैकिया कहते हैं। ट्रैकिया। देखो ये 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी नली होती है। सबसे पहले आप बताओगे श्वास नली 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी नली होती है। ट्रैकिया 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी नली है। ये गिरवा भाग से स्टार्ट होती है और वक्ष भाग में जाकर, ये गिरवा भाग से प्रारंभ होगी और वक्ष भाग में जाकर दो श्वसनियों में बढ़ जाती हैं। ये दो श्वसनियों के अंदर बढ़ गई। दो श्वसनियां हैं ट्रैक्यूल से, उसके अंदर ये बढ़ गई। तो श्वास नली लगभग क्या होती है? 12 सेंटीमीटर लंबी नली होती है। ये गिरवा भाग से प्रारंभ होती है और वक्ष भाग में जाकर, ये वक्ष भाग में जाकर दो श्वसनियों के अंदर बढ़ जाती हैं। ये वक्ष भाग में जाकर दो श्वसनियों के अंदर बढ़ गई। फिर उसके बाद आप बताओगे कि इसके ऊपर सी आकार के ऐसे अधूरे छल्ले पाए जाते हैं। इसके ऊपर इस तरह से ये सी आकार के अधूरे छल्ले पाए जाते हैं। ये सी आकार के अधूरे छल्ले हैं, ये उपास्थि के बने होते हैं। इनको कहते हैं हाईलाइन उपास्थि। ये सी आकार के अधूरे छल्ले होते हैं। ये अधूरे छल्ले किस उपास्थि के बने होते हैं? ये सवाल आता है परीक्षा के अंदर। तो ये हाईलाइन उपास्थि के बने होते हैं। ये हाईलाइन उपास्थि के बने होते हैं, हाईलाइन कार्टिलेज के बने होते हैं। ये कौन से भाग में पूरे होते हैं? ये भाग हमारा अधर भाग है, अधर भाग में पूरे होते हैं और पृष्ठ भाग में पूरे होते हैं। जैसे ये श्वास नली है तो ये इसका पृष्ठ भाग है, तो यहाँ पूरे होंगे। सी का मतलब क्या होगा? इतना ही भाग होता है। तो ये सी भाग का मतलब सी आकार के, इसका मतलब पृष्ठ भाग में तो ये पूरे हैं, लेकिन इधर से आप देखोगे तो ये अधूरे होंगे। तो ये पूछा जाता है सवाल कि हाईलाइन उपास्थि के छल्ले कौन से भाग में पूरे होते हैं? पृष्ठ भाग में पूरे होते हैं। अगर इस अधर भाग से देखेंगे तो अपने को ये दिखेंगे नहीं, क्योंकि अधर भाग में ये छल्ले होते नहीं हैं, पृष्ठ भाग में ये छल्ले होते हैं। तो अपने को अधर भाग में होते हैं और पृष्ठ भाग में नहीं होते। ये हमारा अधर भाग है आगे वाला, और पीछे वाला भाग कौन सा है? पृष्ठ है। तो ये एक नली है। क्या है? नली है। ये हाईलाइन उपास्थि के छल्ले क्या होते हैं? खाली होने पर श्वास नली को पिचकने से रोकते हैं। श्वास नली पिचक सकती है तो उसको रोकते हैं। किसी का अगर मान लो जैसे यहाँ से गला दब गया है तो ये हाईलाइन उपास्थि टूट जाती है, और जैसे ये हाईलाइन उपास्थि टूटती है तो व्यक्ति मर जाता है। जैसे किसी का गला, जैसे किसी ने कोई फांसी लगाई या किसी का गला घोटा, तो ये क्या होंगे? ये छल्ले होंगे, वो टूट जाएंगे। ये छल्ले टूटते ही पता चल जाएगा कि इस व्यक्ति की मृत्यु कैसे हुई है। जैसे ही उसके ऊपर ताकत लगाते अपन, किसी की लड़ाई होती है, कभी ऐसे गला दबाते तो उसको सांस आनी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि हाईलाइन उपास्थि अपन उसकी दबा देते हैं। ये हाईलाइन उपास्थि उसको फैलाए रखती है, ठीक है, और ये श्वास लेने में सहायता करती हैं।
अब इसके अंदर की ओर क्या होता है, ऐसे पक्षमा उपकला पाई जाती हैं। इसके अंदर पक्षमा उपकला के साथ ही श्लेष्मा उपकला होती हैं। श्लेष्मा उपकला से तो श्लेष्मा निकलता है और पक्षमा उपकला उसको ऊपर की ओर धकेलती रहती है। अब श्वास नली के ऊपर होता है कंठ, श्वास नली के ऊपर होता है कंठ होता है। ये श्वास नली है, इसके ऊपर कंठ है। श्वास नली के ऊपर क्या है, कंठ है। ये कंठ क्या करता है, ध्वनि उत्पादन में योगदान करता है। तो श्वास नली के ऊपर की ओर कंठ पाया जाता है। ये कंठ एक्चुअल में क्या है, ध्वनि उत्पादक यंत्र है, यानी साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन है। कंठ होता है वो ध्वनि उत्पादक यंत्र होता है, इससे आवाज निकलती है। इस कंठ की विशेषता है, इसको कहते हैं लैरिंक्स। क्या कहते हैं, लैरिंक्स के नाम से जानते हैं। कंठ को कहा जाता है लैरिंक्स, कंठ है उसको लैरिंक्स कहा जाता है। पक्षियों के अंदर कंठ को कहा जाता है सिरिंक्स। जो सिरिंक्स है, बर्ड्स के अंदर इसको कहा जाता है सिरिंक्स। ये सवाल भी आता है कि मनुष्य के अंदर कंठ को क्या कहते हैं, लैरिंक्स। लेकिन जैसे तोता है वो भी बोलता है, जैसे मुर्गा है वो भी बोलता है, तो उसमें भी आवाज किसके कारण आती है, कंठ के कारण आती है। उस कंठ को कहा जाता है सिरिंक्स। ये अपने ऑब्जेक्टिव सवाल आता है कि पक्षियों में ध्वनि उत्पादक यंत्र को कहा जाता है सिरिंक्स और मनुष्य में ध्वनि उत्पादक यंत्र को कहा जाता है लैरिंक्स, कंठ। अब इस कंठ में होता क्या है, कंठ में होता है का उपास्थियां। कंठ में होती हैं उपास्थियां। तो इसमें कौन कौन सी उपास्थि होती हैं, थायराइड उपास्थि होती हैं, क्रिकोइड उपास्थि होती हैं और एरिटिनोइड उपास्थि होती हैं। तो इसमें थायराइड उपास्थि, क्रिकोइड उपास्थि और एरिटिनोइड उपास्थि पाई जाती हैं। जब आप कंठ देखोगे तो कंठ में एक सबसे पहले तो होगी इस तरह से बड़ी आप थायराइड उपास्थि, और थायराइड उपास्थि के पास में ऐसे दो एरिटिनोइड उपास्थि होगी और यहाँ नीचे की ओर क्या होगी, ये क्रिकोइड उपास्थि होगी। तो इसमें कंठ में क्या क्या उपास्थियां होगी, थायराइड उपास्थि, एरिटिनोइड उपास्थि। एरिटिनोइड की संख्या 2 होती है और क्रिकोइड उपास्थि। कौन कौन सी उपास्थि है, क्रिकोइड उपास्थि, थायराइड उपास्थि, एरिटिनोइड उपास्थि। एरिटिनोइड उपास्थि में गुंडी होती है जिसको कहते हैं सेंटोरोनी। फिर अपन कहते हैं इसमें वाक रज्जु पाए जाते हैं। कंठ के अंदर क्या पाए जाते हैं, कंठ के अंदर पाए जाते हैं वाक रज्जु। कंठ के अंदर पाए जाते हैं वाक रज्जु। वाक रज्जु होते हैं वोकल कॉर्ड, वो दो तरह के होते हैं। एक होते हैं सत्य वाक रज्जु और एक होते हैं झूठे वाक रज्जु या आभासी वाक रज्जु। जो सत्य वाक रज्जु होते हैं वो ध्वनि उत्पादन में योगदान करते हैं और आभासी ध्वनि उत्पादन में योगदान नहीं करते हैं। तो इसमें क्या होते हैं, दो जोड़ी वाक रज्जु होते हैं, सत्य और आभासी। तो सत्य वाक रज्जु क्या करते हैं, ये ध्वनि उत्पादन में योगदान करते हैं और आभासी नहीं करते हैं। अब इस कंठ के बीच में एक छेद है, कंठ के बीच में एक छेद है, इसको कहते हैं घाटी, ग्लोटिस। कंठ के बीच में एक छिद्र होता है उसको कहा जाता है घाटी, ग्लोटिस। कंठ के बीच में एक छिद्र है उसका नाम होता है ग्लोटिस। इसके ऊपर एक उपास्थि होती है कंठ के ऊपर, उसका नाम होता है एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस। तो एपिग्लोटिस क्या है, एक उपास्थि है जो कंठ के ऊपर है। तो ये कंठ है, इसके बीच में एक छिद्र है, इस छिद्र का नाम होता है घाटी या ग्लोटिस। यहाँ से हवा अंदर घुसती है। तो ये अपने को ध्यान रखना है श्वास नली के बारे में। तो श्वास नली में बहुत सारे सवाल बनते हैं। श्वास नली में कंठ है, फिर अपन कहते हैं श्वास नली के अंदर हाइलाइन उपास्थि है, फिर श्वास नली में ये जो कंठ है उसमें कितने तरह की उपास्थि होती हैं। ये उपास्थि के नाम याद रखने हैं, सवाल पूछा जाता है, सीधा सवाल आता है परीक्षा के अंदर कि श्वास नली है उसके कंठ में कौन कौन सी उपास्थि है। थायराइड उपास्थि, क्रिकोइड उपास्थि, एरिटिनोइड उपास्थि। ये उपास्थियों के नाम हो गए। वाक रज्जु होते हैं, दो तरह के होते हैं, सत्य और आभासी। सत्य योगदान करते हैं और आभासी योगदान नहीं करते हैं। लैरिंक्स और सिरिंक्स में क्या फर्क है, लैरिंक्स होता है वो तो क्या करता है, मनुष्य के अंदर ध्वनि उत्पन्न करता है, और पक्षियों के अंदर जो ध्वनि उत्पन्न करता है उसको कहते हैं सिरिंक्स। ये अपने को ध्यान रखना है। कंठ के ऊपर एक विशेष प्रकार की उपास्थि पाई जाती है उसको कहा जाता है एपिग्लोटिस। अब अपन कहते हैं इसके अंदर ये क्या है, जो कंठ है उसमें एक छेद है उसका नाम होता है घाटी यानी ग्लोटिस। ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे फेफड़े की संरचना, मनुष्य के फेफड़ा। हाँ, तो अपन नया स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, फेफड़े की संरचना। फेफड़े मतलब होता है फुफ्फुस और लंग्स। लंग्स की संरचना उसका अध्ययन करेंगे। तो एक्चुअल में ये सबसे पहले इसकी स्थिति बताते हैं। ये वक्ष भाग में स्थित होते हैं। ये जो वक्ष भाग है, थोरैक्स भाग है,
ये वक्ष भाग है, यहाँ दो फेफड़े स्थित होते हैं। फिर उसके बाद आपको बताना है ये कोमल और स्पंजी है, ये बिल्कुल कोमल होते हैं और स्पंजी होते हैं। ये कोमल और स्पंजी होते हैं, बिल्कुल सॉफ्ट और एकदम स्पंजी। फिर उसके बाद आपको बताना है ये गहरे लाल रंग के होते हैं, इनका रंग होता है गहरा लाल। ये एक जोड़ी होते हैं, संख्या में दो होते हैं, दायां फेफड़ा और बायां फेफड़ा। ये मुख्य श्वसनांग है, मुख्य श्वसनांग होते हैं। जो मेन श्वसनांग है वो यही है, मुख्य श्वसनांग है। थोरैक्स रीजन में वक्ष भाग में है, सॉफ्ट और स्पंजी है, कोमल और स्पंजी है, रेड कलर के हैं, गहरे लाल रंग के होते हैं। हृदय कैसे रंग का था? गुलाबी। और ये इनका रंग कैसा होता है? गहरा लाल। फिर ये एक जोड़ी होते हैं, ये मुख्य श्वसनांग है, मेन श्वसनांग है। फिर उसके बाद इसकी उत्पत्ति भ्रूण के एंडोडर्म स्तर से होती है। जो फेफड़े हैं उनकी उत्पत्ति भ्रूण के एंडोडर्म स्तर से होती है। अब अपन कहते हैं कि जो फुफ्फुस है, उस फुफ्फुस के अंदर लगभग 60 करोड़ वायु कुपिकाएं पाई जाती हैं। फुफ्फुस के अंदर 60 करोड़ वायु कुपिकाएं उपस्थित होती हैं। जो फुफ्फुस है उसमें 60 करोड़ एल्वियोलाई होती हैं, एल्वियोलाई पाई जाती हैं। ये एल्वियोलाई क्या है? ये एल्वियोलाई फेफड़े की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई है। ये एल्वियोलाई है, ये फेफड़े की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई होती है। जो फुफ्फुस है उसकी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। सवाल आता है कि फुफ्फुस की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई का नाम लिखो, वायु कुपिका। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है बच्चों कि फेफड़े की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई का नाम बताओ, फेफड़े की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई का नाम बताओ, तो ये वायु कुपिका है। इसकी संख्या लगभग आपको बताना है कि 60 करोड़ के आसपास होती है, 23 करोड़ प्रत्येक फेफड़े के अंदर। अब ये जो फेफड़ा होता है, जो फुफ्फुस होते हैं, उस फुफ्फुस की पहली विशेषता बताई वक्ष भाग में है। दूसरी विशेषता बताई कोमल और स्पंजी है, गहरे लाल रंग के हैं, एक जोड़ी है, मुख्य श्वसनांग है, इनकी उत्पत्ति एंडोडर्म से होती है। 60 करोड़ वायु कुपिकाएं एल्वियोलाई पाई जाती है फुफ्फुस के अंदर। ये फेफड़े की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई है। संरचनात्मक ऐसे है कि ये फेफड़े का निर्माण करती है, और क्रियात्मक ऐसे है कि इसके द्वारा होकर गैसों का विनिमय होता है। वायु कुपिका निकाल देंगे, फेफड़ा खोखला हो जाएगा। फिर अपन कहते हैं फुफ्फुस है, उस फुफ्फुस के चारों तरफ, ये जैसे फुफ्फुस है, इस फुफ्फुस के चारों तरफ एक झिल्ली पाई जाती है। उस झिल्ली का नाम होता है प्लूरल झिल्ली, प्लूरल झिल्ली। फुफ्फुस के चारों तरफ एक झिल्ली पाई जाती है, उसका नाम होता है प्लूरल झिल्ली। ये क्वेश्चन आता है परीक्षा के अंदर कि फुफ्फुस के चारों तरफ कौन सी झिल्ली होती है? प्लूरल झिल्ली होती है, प्लूरल झिल्ली। ये प्लूरल मेम्ब्रेन पाई जाती है फुफ्फुस के चारों तरफ। हृदय के चारों तरफ कौन सी होती है बच्चों? आप कमेंट बॉक्स में लिखना कि हृदय के चारों तरफ कौन सी झिल्ली होती है, सवाल आता है तो मैं आपको बता दूं, पेरिकार्डियल झिल्ली होती है, वो हृदय के चारों तरफ होती है। जो पेरिकार्डियम झिल्ली है वो हृदय के चारों तरफ होती है, और फुफ्फुस के चारों तरफ होती है, उसका नाम होता है प्लूरल झिल्ली। अब प्लूरल झिल्ली और फेफड़े के बीच में क्या होता है? प्लूरल गुहा पाई जाती है। इसके बीच में जो गुहा होती है उसका नाम होता है प्लूरल गुहा। इसमें एक दर भरा होता है, उस दर का नाम होता है प्लूरल दर। इसमें एक दर भरा होता है जिसका नाम होता है प्लूरल दर। अगर इसमें हवा भर जाएगी तो ये फेफड़ा संकुचित और शिथिल नहीं हो पाएगा, सांस लेने में तकलीफ होगी। हवा भरते फेफड़ा स्थायी रूप से संकुचित हो जाएगा, तो इसमें कभी भी हवा नहीं भरनी चाहिए। अगर इस प्लूरल गुहा के अंदर हवा भर गई तो फेफड़ा है उसमें संकुचन और शीतलन नहीं होगी। हवा क्या करती है? जगह को रोक लेती है और फेफड़ा फैल नहीं पाता है। अब अपन कहते हैं कि दायां फेफड़ा और बायां फेफड़ा, दो फेफड़े होते हैं, दायां फुफ्फुस और बायां फुफ्फुस। जो दायां फुफ्फुस होता है वो बड़ा होता है, दायां फुफ्फुस थोड़ा बड़ा होता है और बायां फुफ्फुस थोड़ा छोटा होता है। ये बायां वाला थोड़ा छोटा है, दायां वाला थोड़ा बड़ा है। दाएं फुफ्फुस के अंदर 3 पालियां होती हैं, अग्रपाली, मध्यपाली और पश्चपाली। इसमें 2 पालियां होती हैं, अग्र और पश्चपाली। तो दाएं फेफड़ा है वो थोड़ा बड़ा है, उसमें 3 पालियां हैं, और बाएं फेफड़े के अंदर 2 पालियां हैं। अब फुफ्फुस के अंदर क्या क्या होता है वो अपन समझेंगे। फुफ्फुस के अंदर पाया जाता है श्वसन वृक्ष। क्या पाया जाता है? श्वसन वृक्ष पाया जाता है, उसका अध्ययन करेंगे अपन। तो ये वक्ष भाग में है, कोमल और स्पंजी है, गहरे लाल रंग के हैं, मुख्य श्वसनांग है, एक जोड़ी है, एंडोडर्म से उत्पन्न होते हैं। इसमें 60 करोड़ वायु कुपिकाएं पाई जाती हैं। ये फेफड़े की संरचना और क्रियात्मक इकाई है।
फुफ्फुस के चारों तरफ एक झिल्ली पाई जाती है, उस झिल्ली का नाम होता है प्लूरल झिल्ली। प्लूरल झिल्ली और फेफड़े के मध्य गुहा होती है, उसका नाम होता है प्लूरल गुहा। उसमें एक द्रव भरा होता है जिसका नाम होता है प्लूरल द्रव। ये अपने को इसमें ध्यान रखना है कि दायां फेफड़ा और बायां फेफड़ा, दो फेफड़े, दाएं फेफड़े में 3 पालियां हैं, बाएं फेफड़े के अंदर 2 पालियां ही हैं। दायां बड़ा है और बायां क्या है, छोटा है। अब फेफड़े के अंदर क्या है, श्वसन वृक्ष है, उसका अध्ययन करेंगे। श्वसन वृक्ष क्या है? तो श्वसन वृक्ष एक्चुअल में रेस्पिरेटरी ट्री है, वो फुफ्फुस के अंदर पाया जाता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट सवाल है, रेस्पिरेटरी ट्री। ठीक है, सबसे पहले ये श्वास नली है, ये श्वसनियों में बढ़ गई। श्वसनियां वो फुफ्फुस में प्रवेश कर जाती हैं। श्वसनियां किस में प्रवेश कर जाती हैं? फुफ्फुस में प्रवेश कर जाती हैं। श्वसनी है वो आगे प्राथमिक श्वसनी में बढ़ती है। श्वसनी आगे प्राथमिक श्वसनी है उसमें बटेगी। प्राथमिक श्वसनी आगे द्वितीय श्वसनी में बढ़ती है। द्वितीय श्वसनी आगे तृतीय श्वसनी में बढ़ती है। तृतीय श्वसनी आगे श्वसनिका में बटेगी। श्वसनिका है उसमें बटेगी। श्वसनिका है वो आगे अंत श्वसनिका में बटेगी। अंत श्वसनिका में बटेगी। अंत श्वसनिका आगे श्वसन श्वसनिका में बटेगी। श्वसन श्वसनिका में बटेगी। और श्वसन श्वसनिका है वो आगे वायु कूपिका वाहिनी में बटेगी। वायु कूपिका वाहिनी में बटेगी। वायु कूपिका वाहिनी में बटेगी। और वायु कूपिका वाहिनी है वो आगे वायु कूपिका कोश में खुलेगी। वायु कूपिका कोश में खुलेगी। वायु कूपिका कोश में 6 से 9 वायु कूपिका होगी। वायु कूपिका कोश में वायु कूपिका कोश में वायु कूपिका कोश में 6 से 9 वायु कूपिकाएं होगी। ये वायु कूपिका कोश है, इसमें ऐसे 6 से 9 वायु कूपिका होगी। ये वायु कूपिका वाहिनी है। क्या है? ये वायु कूपिका वाहिनी है। तो इस तरह से क्या होता है, फुफ्फुस के अंदर श्वसन वृक्ष पाया जाता है। तो अपने को ध्यान रखना है, ये वायु कूपिका वाहिनी है जो किस में खुली है? ये खुली है वायु कूपिका कोश में। वायु कूपिका कोश में। और वायु कूपिका कोश है उसमें कितनी वायु कूपिकाएं होती हैं? 6 से 9 वायु कूपिका होती हैं। इस तरह से 6 से 8 30 करोड़ वायु कूपिकाएं होती हैं। तो आपको ध्यान रखना, श्वसनी किस में बटी है? प्राथमिक श्वसनी में। प्राथमिक श्वसनी किस में बटी है? द्वितीय श्वसनी में। द्वितीय श्वसनी किस में बटी है? तृतीय श्वसनी में। फिर तृतीय श्वसनी किस में बटी है? श्वसनिका में। श्वसनिका तक क्या होता है? हाइलाइन उपास्थि पाई जाती है। श्वसनिका तक हाइलाइन उपास्थि पाई जाती है। फिर श्वसनिका अंत श्वसनिका में बढ़ती है। अंत श्वसनिका श्वसन श्वसनिका में बढ़ती है। श्वसन श्वसनिका आगे वायु कूपिका वाहिनी में बढ़ती है। और वायु कूपिका वाहिनी वायु कूपिका कोश में खुलती है। अब ये जो श्वसन श्वसनिका है ये वायु कूपिका वाहिनी है, वायु कूपिका कोश है और वायु कूपिका है। इन चारों के मिलने से वायु कूपिका कोश, वायु कूपिका वाहिनी और श्वसन श्वसनिका है, इन चारों के मिलने से जो बनती है संरचना उसका नाम होता है श्वसन इकाई। तो श्वसन इकाई में क्या क्या होता है? श्वसन इकाई के अंदर आपको बताना है, श्वसन इकाई के अंदर श्वसन श्वसनिका, वायु कूपिका वाहिनी, वायु कूपिका कोश और ये वायु कूपिकाएं पाई जाती हैं। अब इस जो ये फुफ्फुस होता है, इस फुफ्फुस के अंदर ये वायु कूपिका है। इस वायु कूपिका की विशेषता है कि प्याले जैसी संरचना होती है। वायु कूपिका प्याले जैसी संरचना होती है। ये जो एल्वियोई है ये प्याले जैसी संरचना होती है। इसके चारों तरफ ये रक्त वाहिनी प्रवाहित होती है। इसके चारों तरफ ये रक्त है उसका प्रवाह होता है। रक्त वाहिनी के अंदर रक्त बह रहा है। अब ये जो ऑक्सीजन होती है वो वायु कूपिका से आ जाती है रक्त में, और रक्त में जो CO2 होती है वो आ जाती है इस वायु कूपिका में। तो गैसों का विनिमय किसके बीच होता है? वायु कूपिका और रक्त वाहिनी के बीच होता है। गैसों का विनिमय किसके बीच होता है? वायु कूपिका और रक्त वाहिनी के बीच। ये जो वायु कूपिका है इसके चारों तरफ से खून बहता रहता है।
इसके चारों तरफ ये अशुद्ध खून बहता रहता है। वायु कुप्पिका में जो ऑक्सीजन है वो रक्त में घुस जाती है, रक्त में जो CO2 होती है वो वायु कुप्पिका में घुस जाती है। तो इस तरह से इसमें क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान होता रहता है। तो अब आपसे पूछा, वायु कुप्पिका में ऑक्सीजन थी वो रक्त में घुस गई, रक्त में जो CO2 थी वो वायु कुप्पिका में आ गई। तो इस तरह से गैसों का विनिमय होता है, ये अपने को ध्यान रखना है। अब ये वायु कुप्पिका है, इसकी दीवार है वो बनी होती है सल्की उपकला की। वायु कुप्पिका की दीवार बनी होती है सल्की उपकला की। फिर उसके बाद है ये आधार पटल, ये आधार पटल होती है। और फिर ये है रक्त वाहिनी का अंत स्तर, रक्त वाहिनी का अंत स्तर। इस झिल्ली को अपन कहते हैं श्वसन झिल्ली। तो श्वसन झिल्ली के अंदर क्या क्या होगा, श्वसन झिल्ली के अंदर आपको बताना है, श्वसन झिल्ली के अंदर सबसे पहले होगा सल्की उपकला। ये सल्की उपकला किसकी है, ये सल्की उपकला आपको बताना है वायु कुप्पिका की है। ये अंत उपकला किसकी है, ये अंत उपकला होती है रक्त वाहिनी की, ठीक है। और बीच में होती है आधार पटल। तो ये श्वसन झिल्ली बहुत पतली होती है, पारदर्शी होती है, इससे गैसों का आदान प्रदान होता है। तो सवाल पूछा जाता है श्वसन झिल्ली में क्या क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि श्वसन झिल्ली में क्या क्या होता है। तो श्वसन झिल्ली में होती है सल्की उपकला, आधार उपकला और अंत उपकला। ये पतली और पारदर्शी होती हैं, ये अपने को ध्यान रखना है। एक तो श्वसन झिल्ली का किसे कहते हैं, एक श्वसन इकाई किसे कहते हैं, और एक श्वसन वृक्ष किसे कहते हैं। ये श्वसन वृक्ष का चित्र भी परीक्षा के अंदर पूछा जाता है। श्वास नली थी वो श्वसनियों में बढ़ गई, श्वसनियां फुफ्फुस में प्रवेश करती हैं। प्राथमिक श्वसनी, द्वितीयक श्वसनी, तृतीयक श्वसनी, श्वसनिका, अंतर श्वसनिका, श्वसन श्वसनिका, वायु कुप्पिका वाहिनी, वायु कुप्पिका कोश और वायु कुप्पिका। ये इस तरह से एक पेड़ की तरह संरचना बन जाती है पेड़ फेफड़े के अंदर, इसलिए इसको कहते हैं श्वसन वृक्ष। अब अपन इसमें क्या है, मैं ये श्वसन झिल्ली है उसका आपको चित्र बनाकर समझा दूं कि किस तरह से होता है श्वसन झिल्ली से गैसों का आदान प्रदान। अब अपन क्या है, जो फुफ्फुस है उस फुफ्फुस के अंदर श्वसन झिल्ली है उसके बारे में आपको बताते हैं। सवाल परीक्षा के अंदर 1 नंबर का आता है कि श्वसन झिल्ली क्या होती है। श्वसन झिल्ली के बारे में आपको समझाते हैं। श्वसन झिल्ली गैसों के आदान प्रदान का माध्यम है। गैसों के आदान प्रदान के लिए श्वसन झिल्ली होती है, गैसों के आदान प्रदान के लिए झिल्ली होती है। ये पतली होती है, पारगम्य होती है, ये पतली होती है, पारगम्य होती है। ये वायु कुप्पिका है, इस वायु कुप्पिका का ये सल्की स्तर है। वायु कुप्पिका की सल्की उपकला, वायु कुप्पिका की सल्की उपकला, ये रक्त वाहिनी है। इस रक्त वाहिनी की एंडोथीलियम यानी अंत उपकला, रक्त वाहिनी की अंत उपकला एंडोथीलियम, और ये बीच में क्या है, आधार झिल्ली है, आधार झिल्ली है। ऑक्सीजन होती है वो सल्की उपकला से होती हुई, आधार झिल्ली से होती हुई, अंत उपकला से होती हुई रक्त में आ जाती है। रक्त होती हुई, अंत उपकला से होती हुई, आधारी पटल से होती हुई, इस सल्की उपकला से होती हुई वायु कुप्पिका में आ जाती है। और फिर अपन क्या करते हैं, इसको बाहर निकाल देते हैं। तो इस तरह ये गैसों का आदान प्रदान होता है। उसके लिए क्या पाई जाती है, श्वसन झिल्ली पाई जाती है। ये श्वसन झिल्ली बिल्कुल पतली है, पारगम्य है, इसी से होकर गैसों का आदान प्रदान होता है। ये तीनों स्तर के नाम याद रखने हैं, सल्की उपकला, आधार उपकला और अंत उपकला। अंत उपकला किसका स्तर है, रक्त केशिकाओं का स्तर है। ये रक्त केशिकाओं का स्तर होता है, उसको कहते हैं अंत उपकला। और सल्की उपकला किसका स्तर है, वायु कुप्पिका का स्तर है। इस तरह से ये गैसों का आदान प्रदान होता है वायु कुप्पिका से। वायु कुप्पिका एक प्याले जैसी संरचना होती है, उसके चारों तरफ रक्त केशिकाओं का जाल होता है। तो वायु कुप्पिका क्या है, वायु कुप्पिका आप बताओगे फेफड़े की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई है। फेफड़े की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई को कहते हैं वायु कुप्पिका। फेफड़े की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को कहते हैं वायु कुप्पिका। और फिर उसके बाद आपको एक्सप्लेन करना है कि इस फेफड़े की संरचना और क्रियात्मक इकाई को कहा जाता है वायु कुप्पिका। ये प्याले जैसी संरचना होती है, इसके चारों ओर रक्त केशिकाओं का जाल होता है, इसके चारों ओर रक्त केशिकाओं का जाल पाया जाता है, इसके चारों ओर रक्त केशिकाओं का जाल पाया जाता है। और इसके द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है, इसके द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है। ये झिल्ली का निर्माण करती है, उस झिल्ली का नाम होता है श्वसन झिल्ली। ये अपने को इसमें वायु कुप्पिका भी याद रखना है, ठीक है। ये वायु कुप्पिका हो गई।
तो अपने ये मानव के श्वसन अंग है उनका वर्णन हो गया है पूरा बच्चों। आप वीडियो को देखें, लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में आपको कुछ समझ में नहीं आया तो टिप्पणी जरूर करें। थैंक यू।